हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th में यूनिट हमारा डायनेमिक्स चल रहा है, बल्कि कहना चाहिए ब्रांच हमारा डायनेमिक्स चल रहा है। यूनिट हमारा लॉज ऑफ मोशन है और उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है फोर्स। आज हम बच्चों को नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा रहे हैं। यह है वो चैप्टर आपके सामने। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बात सारे बच्चे अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज्यादातर बुक्स में डिस्कस नहीं किए गए। ज्यादातर बुक्स में फ्रिक्शन के फॉर्मूलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसकी बेसिक कहानी है उसको उतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो पहले बच्चे अगर उस फ्रिक्शन की थ्योरेटिकल स्टोरी को अच्छी तरह समझ लेंगे तो उनका फ्रिक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कहानी फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन वर्ड आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम उसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फ्रिक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहां मैंने लिखा है पहले से ही फोर्सेस इन नेचर। फोर्स के बारे में तो आपको पढ़ाया ही था कि फोर्स क्या होता है। पिछले चैप्टर में सबसे पहले दिन यही पढ़ाया था कि फोर्स इज अ पुश और पुल। ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि इस बॉक्स को ये बच्चा जो है ये पुश कर रहा है और पुश करके मूव करने की कोशिश कर रहा है, और ये बच्चा इसको पुल कर रहा है। ये फोर्स नेचुरल नहीं है जो ये बच्चा इस बॉक्स पर लगा रहा है पुश या पुल करने में। ये फोर्स मैनुअल है। तो अगर आप फोर्स को मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांटें तो एक फोर्स तो वो होती है जो मैनुअल या कोई मशीन लगाती है। मशीन भी इंसान ने ही बनाई होती है, लेकिन नेचर में ऐसी बहुत सारी फोर्सेस पाई जाती हैं जो कोई इंसान नहीं लगा रहा होता, वो नेचर में अपने आप लग रही होती हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे गए। फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बच्चों ने नाम सुना है छोटी क्लास से ही, और हम अभी बताते भी आए हैं कि अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अच्छी तरह समझ सकते हो। कोई भी चीज अगर आप छोड़ोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करोगे तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगा सरफेस की तरफ। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नेचुरल यानी नेचर में अपने आप पाए जाने वाली फोर्स है, लेकिन ये किन चीजों के बीच में लगती है? ये लगती है चार्जेस के बीच में। अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। रिपेल करने के लिए क्या लगाते हैं? फोर्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ऐसे ही चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये भी नेचुरल यानी नेचर में पाई जाती है, किसी इंसान ने नहीं लगाई या बनाई। उसी तरह तीसरे नंबर पर लिखा है मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स के बीच में कोई लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, या मैग्नेट और आयरन के बीच में अगर एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किसी आयरन को तो ये फोर्स भी नेचर में पाए जाने वाली, अपने आप पाई जाने वाली फोर्स है, नेचुरल फोर्स है। और फोर्थ एग्जाम्पल मैंने दिया है न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ काम करती है? एटम, आपने सुना होगा एटम का नाम। एटम में न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और बाहर ऑर्बिट में कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रही होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियर फोर्स कही जाती है। और इसे न्यूक्लियर फोर्स इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर काम करती है या फिर ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। न्यूक्लियॉन्स क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स। तो जितने भी और भी बहुत फोर्सेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्हीं फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन फोर्सेस को बच्चे थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने सुन रखा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब फोर्सेस इन नेचर यानी नेचर में पाए जाने वाली फोर्सेस हैं। उसी तरह से फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो नेचर में पाई जाती है अपने आप ही, इन सारी फोर्सेस की तरह ही। बाकी बहुत सारे डिफरेंस हैं, इन सब में आपस में भी डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट और आयरन के बीच में या मैग्नेट्स के बीच में एक्ट करती है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट करती है। ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स का भी अपना एक्ट करने का अलग हिसाब किताब है। लेकिन पहली बात ये क्लियर कर लें कि फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या खाली अगर फ्रिक्शन वर्ड यूज करें तो फ्रिक्शन एक फोर्स है। अब इस फोर्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फोर्स बॉडी के, किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करती है। ये इसकी सबसे पहली और मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकने की कोशिश करती है और रोक भी देती है जब कोशिश कामयाब हो जाती है। जैसे कि यहां पर इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, इस डायग्राम में, कि ये बच्चा इस बॉक्स को धक्का दे रहा है। अगर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है इसके पुश करने पर भी, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इसे मूव करने से रोक रही है। सेम इज द केस यहां पर। अगर ये पुल कर रहा है, इसने सोचा धक्का देके नहीं हिला, खींच के देख लेता हूं, और अभी भी अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो कौन सी फोर्स है जो इसे मूव करने से रोक रही है? वो फोर्स ही फ्रिक्शन है। दूसरे केस में, ये जो नीचे मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने दूसरा एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। इसमें अगर मैं सपोज करूं कि ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ऑलरेडी आपने इसको पुश करा और ये भाग गई, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless it is compelled by some external force। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उसे कंपेल यानी मजबूर न किया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। और यहाँ ये मजबूर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन को समझने के लिए, याद रखना। ये बच्चा उतनी सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा पा रहा है जो इसे चलने के लिए मजबूर कर दे, और फ्रिक्शन इसको रोके हुए। अगर फ्रिक्शन ना हो तो बच्चा इस पर हल्की सी भी फोर्स लगाएगा, बस छूने भर की, तो ये ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। बच्चे को उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दे जो इसके मोशन को रोकना चाहती है या रोके रखना चाहती है। तो जो फोर्स बॉडी को अगर रुका है तो रोके रखना चाहती है, तभी भी वो यही कहा जाएगा ना, मोशन को अपोज कर रही है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाएगा। अब दूसरे केस में अगर ये बॉडी ऑलरेडी मूविंग है विद सम वेलोसिटी u, जैसे आप लेट अस सपोज बोलते हो 5 मीटर पर सेकेंड, आपने एक बारी फोर्स लगा दी इस पर
और इतनी फोर्स लगाई कि बॉडी चलने पर मजबूर हो गई, सफिशिएंट फोर्स लगा दी, और फोर्स लगा के आपने इसको चला दिया 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब आप ये फोर्स लगा के इसको धक्का दे देते हो, चला देते हो, और ये फोर्स लगाना बंद कर देते हो, तो ये ऑब्जेक्ट चलता 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 थोड़ी देर बाद रुक जाता है। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट तभी तक चलता रहेगा जब तक उस पर फोर्स लगातार लगती रहे। फोर्स लगाने के बाद अगर आप उसे छोड़ दोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद जाके इसकी स्पीड कम होती रहेगी और ये रुक जाएगा। इसे रोकने वाली फोर्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। तो पहले आप समझ लें, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फोर्स लगाने पर ही ये बॉडी चलेगी, और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई फोर्स इसे रोके नहीं। तो न्यूटन के हिसाब से अगर आपने इसको धक्का दिया और ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल पड़ी है, और आपने अब फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो ये चलती ही रहनी चाहिए थी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, क्योंकि आप इसे रोक तो रहे नहीं हो। लेकिन आप भले ही नहीं रोक रहे हो, नेचर में लगने वाली एक फोर्स है जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये बॉडी अपने आप रुक जाती है। वही नेचर में अपने आप लगने वाली फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। अगर कोई बॉडी रुका है तो उसे रोके रखना चाहती है, और अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसे भी थोड़ी देर बाद रोक देना चाहती है। और ये रोकने में कामयाब क्यों हो जाती है? क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो आपने अप्लाई करना बंद कर दिया। अब आपने तो फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, ये बॉडी पर एक ही फोर्स काम कर रही है, फ्रिक्शन, जो कि इसके मोशन को हमेशा अपोज करती है। इस वजह से बॉडी थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली रुक जाती है। हमें लगता है बॉडी अपने आप रुक गई, आप ये करके भी देख सकते हो। कोई एक स्मूथ सा टेबल लेके, कोई एक ऑब्जेक्ट, मैच बॉक्स वगैरह टाइप का ऑब्जेक्ट लेके, उसको ऐसे कैरम खेलते हैं जब, तो बोर्ड पर स्ट्राइकर मारते हैं, ऐसे करके मैच बॉक्स को आप मार के देखो। आप फोर्स लगाओगे, मैच बॉक्स भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भागता ही रहेगा, थोड़ी दूर भाग के अपने आप रुक जाएगा। अब आपने मैच बॉक्स को चलाने के लिए तो फोर्स लगाई थी, लेकिन मैच बॉक्स को रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाई। रोकने के लिए फोर्स किसने लगाई रोकने के लिए? नेचर ने। और जो फोर्स उसने नेचर ने रोकने के लिए लगाई है उसे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात दिमाग में नोट कर लें अच्छी तरह कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। वो फोर्स, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रखे रहना चाहती है, जब तक कि कोई इतनी ज्यादा फोर्स लगा दे जो फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, मजबूर कर दे उसे चलने के लिए। और अगर मोशन कर रही बॉडी है और बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फ्रिक्शन उसको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्लो डाउन करके रोक देता है। तो दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, यानी मोशन का विरोध कर रहा है, चलने नहीं देना चाहता, और अगर आप चलाना चाह रहे हो तो, और अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसे रोक देता है। तो पहली बात आपने फ्रिक्शन के बारे में क्या सीखी? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। अब इस फ्रिक्शन का कॉज आपको बताते हैं कि ये फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से बॉडी रुके रहना चाहती है और चलती हुई बॉडी भी रुक जाती है। लेकिन वो कॉज जानने से पहले एक बात और जान ले। इस कंडीशन में जब बॉडी रुकी हुई है और आप उसे चलाना चाहते हो लेकिन वो नहीं चल रही, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है, इस कंडीशन में इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। याद रखें, जब बॉडी रेस्ट में है, when the body is at rest and you are trying to move that body, then the force of friction acting on the body, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, जो बॉडी को मोशन को अपोज कर रही है, यानी उसे चलने नहीं देना चाहती, रेस्ट में ही रखना चाहती है, ऐसी वाली फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इस केस में क्या हो रहा है?
बॉडी ऑलरेडी चल रही थी और चलती हुई बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स लगी और उसने धीरे धीरे उसको फाइनली रोक दिया। तो चलते समय जब बॉडी पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है तो उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और भी टाइप का फ्रिक्शन होता है, लेकिन मेन फोकस आपका 11th क्लास में जिस कॉन्सेप्ट पर है आपको पहले वही पढ़ाए जाएंगे। बाद में और टाइप्स का ओवरव्यू दिया जाएगा जिससे कि बड़ी क्लास में उसका नाम सुनने पर आप उसे समझ सकें। लेकिन 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से पहले आपको इन दोनों टाइप के फ्रिक्शन को ही पढ़ना है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ बॉडी। हमने जब बच्चों को मैकेनिक्स ब्रांच का इंट्रोडक्शन कराया था तो बताया था कि मैकेनिक्स ब्रांच रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करती है और उस मैकेनिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बॉडीज के रेस्ट में होने के बारे में पढ़ा जाता है और क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है, ये बच्चा इसको धक्का देना चाहता है बट फ्रिक्शन उसे चलने नहीं दे रहा, मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि ये बच्चा उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा जो फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे। कोई भी बॉडी को अगर आप धक्का दे रहे हो ना, जैसे किसी बड़े भारी से फर्नीचर को, और वो नहीं चल पा रहा, इसका मतलब आप उतनी फोर्स लगा नहीं पा रहे जो फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे। फ्रिक्शन उसे रोके रखना चाहता है। वो फ्रिक्शन जो बॉडी को रोके रखना चाहता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी चल रही है तो जो फ्रिक्शन उस चलती हुई बॉडी को रोक देता है तो उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, या द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी व्हाइल एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वो फ्रिक्शन which opposes the motion of the body while it is moving। मूव करती हुई बॉडी को रोकने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, रुकी हुई बॉडी को रोके रखने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बच्चों को ले चलते हैं फ्रिक्शन की कॉज पर। क्या कारण है फ्रिक्शन का? कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपको ये 2 सिचुएशंस देखना जरूरी है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहली सिचुएशन ये है जो यहां समझाई जाएगी विद डायग्राम, और सेकंड सिचुएशन मैं यहां पर बच्चों को समझाऊंगा इस डायग्राम की हेल्प से। तो पहले फर्स्ट सिचुएशन ये समझते हैं, इसे फ्रिक्शन के कॉज का ओल्ड व्यू यानी पुराना जो रीजन है वो कभी कहा जाता है। कि बहुत ज्यादा साइंस की तरक्की जब तक नहीं हुई थी, लेकिन फ्रिक्शन के बारे में साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया था, तो शुरुआत में इन अर्ली डेज क्या समझते थे कि फ्रिक्शन का क्या कारण होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो पुराने दिनों में समझते थे लोग बाग कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इस लाइन का क्या मीनिंग है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक ये टेबल जैसा कोई सरफेस दिखाया गया है, ये टेबल के लिए मैंने टी लिख दिया, और ये एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स जैसी कुछ चीज है वो दिखाया गया है। और ये बॉक्स जब टेबल के ऊपर रखा हुआ है और आप इसको फोर्स लगाते हो और ये नहीं चल पा रहा है, हम अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या बताया गया कि भले ही ये सरफेस देखने में कितना भी स्मूथ लगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें और ये जो 2 आप छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स देख रहे हो, इसमें नीचे वाला ब्लॉक टेबल का थोड़ा सरफेस लिया गया है और ऊपर वाला ब्लॉक जो ये रेक्टेंगुलर सा दिख रहा है आपको, ये इस ऊपर वाले बॉक्स का छोटा सा सरफेस लिया गया है और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। और ये नीचे जो डायग्राम बड़ा सा बनाया है, ये इन्हीं दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उसी का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। यानी इतने
छोटे सरफेस को जो आपस में कांटेक्ट में है उसको एनलार्ज करके दिखाया गया। तो एनलार्ज करके देखने पर पता चला कि स्मूथ दिखने वाले सरफेस के भी ऊपर इस तरह की इरेगुलरिटीज होती हैं। बस जो जितना ज्यादा स्मूथ दिखता है उस पर ये इरेगुलरिटीज उतनी कम होती हैं, और अगर ये दोनों सरफेस काफी रफ हों तो ये इरेगुलरिटीज और ज्यादा होंगी, ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेस। और जब ये बॉक्स इस टेबल के ऊपर स्लाइड करता है तो उस दौरान ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, मतलब अटक जाती हैं एक दूसरे में, और ये अटकने की वजह से ही बॉडी का मोशन रोकने की कोशिश करते हैं। अभी ऑलरेडी अगर रुका हुआ है तो ये एक दूसरे में इंटरलॉक्ड रहती हैं, और आप इसको धक्का देते हो तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से चलने से रुकता है या रुकने की कोशिश करता है। हाँ, आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये इंटरलॉकिंग को तोड़कर आगे की तरफ निकल जाएगा। इसलिए पुराने लोग मानते थे स्मूथ सरफेसेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस एंड रफ सरफेसेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस। जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उनमें ये इरेगुलरिटीज बहुत कम रहती हैं, तो आसान होता है स्लाइड होना, और रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये इंटरलॉकिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसकी वजह से सरफेस पर स्लाइड करना मुश्किल होता है। तो पुराने लोग क्या मानते थे? सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेसेस आर रफ। यानी पुराने लोग ये मानते थे कि रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट ही मेन कारण है फ्रिक्शन का। यानी जो सरफेस स्मूथ होगा वहां फ्रिक्शन कम होता है, जहां रफ सरफेस होता है वहां फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ये पुराने लोगों का व्यू था। लेकिन जब आगे और साइंस में डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने सोचा कि अगर किसी सरफेस को परफेक्टली स्मूथ कर लें फिर भी उसमें से फ्रिक्शन पूरी तरह गायब तो नहीं होता। तो यानी रफनेस इज नॉट द ओनली कॉज, रफनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। रफनेस एक कारण है। हाँ, ये बात सच है कि खुरदुरे सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन यही सिर्फ और सिर्फ कारण नहीं है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का एक दूसरा रीजन भी है, दूसरा कॉज भी है, जो मैं आपको यहां पर इस डायग्राम में समझाऊंगा, जिसको मॉडर्न व्यू भी बोलते हैं। मॉडर्न व्यू। अब ये मॉडर्न व्यू क्या होता है? इसमें ये दिखाया गया है कि ये वही आपका सरफेस है, कोई टेबल वगैरह, और ये आपका बॉक्स या ब्लॉक है कोई, ये इस सरफेस पर रखा हुआ है। तो आप माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, और मैंने ब्लू कलर से इसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स बना दिए, और ये मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। कोहेसिव फोर्स यहां लिख देता हूं मैं। कोहेसिव फोर्स कौन सी फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ लगाते हैं, या एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स लगती है वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। लेकिन ये जो नीचे वाला सरफेस है जिसके ऊपर ये ब्लॉक बी रेस्टिंग पोजीशन में है, ये भी मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, और इसके मॉलिक्यूल्स को मैंने इसीलिए अलग कलर से बना दिया है, जिससे पहचान हो पाए कि टेबल या ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स रेड कलर के हैं, और ये जो आपका ऊपर बॉक्स या ब्लॉक रखा है उसके मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर के। तो रेड वाले मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होती है। वो फोर्स कहलाएगी कोहेसिव फोर्स।
यानी ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स, बॉक्स के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कोहेसिव फोर्स है। और टेबल वाले मॉलिक्यूल्स, जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो भी कोहेसिव फोर्स है। लेकिन ये बॉक्स के ये वाले मॉलिक्यूल्स जो सबसे नीचे लेयर है, ऊपर भी होंगे लेकिन सबसे नीचे वाली लेयर, ये जो सरफेस या टेबल है, इसके सबसे ऊपर वाली लेयर, ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये जो लेयर इन कांटेक्ट है, इस लेयर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो टेबल के मॉलिक्यूल बॉक्स के और बॉक्स के मॉलिक्यूल टेबल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स कहलाती है एडहेसिव फोर्स। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी दो टाइप की होती है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। और एडहेसिव फोर्स कौन सी होती है? जो एक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल दूसरे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के ऊपर लगाते हैं। ये एडहेसिव वर्ड अगर आपने नोटिस किया हो तो, अगर आप कोई फेविकॉल का डिब्बा खरीदोगे तो फेविकॉल के डिब्बे पर लिखा होगा सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव। एडहेसिव हर उस चीज को कहते हैं जो चिपकाने के काम आती है। ये फेविकॉल, गम, कोई भी फेविक्विक, फेविस्टिक, चुटकियों में चिपकाए वगैरह, ये जितने भी ऐड आप देखते हो, ये सब एडहेसिव्स कहलाते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में चिपकाना। वो एडहेसिव नाम ही इस एडहेसिव फोर्स की वजह से पड़ा है। जब हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, आपने स्कूल में चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते टीचर को देखा होगा, कभी खुद भी लिखा होगा, तो आप देखो चौक से एक लाइन ब्लैक बोर्ड पर खींचते ही आपको वो लाइन दिखती क्यों है? क्योंकि चौक के पार्टिकल्स बोर्ड के सरफेस के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाते हैं। एडहेसिव फोर्स कहेंगे उसे, क्योंकि चौक के पार्टिकल्स अलग हैं और बोर्ड के सरफेस अलग है। लेकिन अगर वो एडहेसिव फोर्स नेचर में न हो तो आप बोर्ड पर लाइन खींच ही नहीं पाओगे। ऐसी व्हाइट बोर्ड पर अगर मार्कर से लाइन खींच रही होती है तो उसका भी यही रीजन होता है कि मार्कर से जो इंक निकलती है, वो इंक बोर्ड के सरफेस पर चिपक जाती है। जब हम उसे वाइप आउट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स वहां से हट जाते हैं। तो ये एडहेसिव फोर्स ही है रीजन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल का आपस में चिपकना। और फ्रिक्शन का कारण भी मेनली यही है, स्मूथ सरफेसेस पर खास तौर से, क्योंकि जब आपका सरफेस स्मूथ है तो रफनेस की वजह से फ्रिक्शन ना के बराबर है। अब होता क्या है कि आप ये जो ब्लॉक देख रहे हो, इसके मॉलिक्यूल नीचे टेबल के मॉलिक्यूल के साथ चिपके हुए हैं और ये एडहेसिव फोर्स की वजह से ये अपने आप भाग नहीं सकता। आप जब इसको चलाना चाहते हो तो आप मान लीजिए ऐसे करके फोर्स लगाते हो, वो फोर्स इतनी होनी चाहिए जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को ओवरकम कर दे। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं और फिर भी ये जरा सा भी हिलता नहीं, मूव नहीं करता, सरकता नहीं है, तो इसका मतलब आपने उतनी फोर्स लगाई ही नहीं है जो इसे मजबूर कर दे चलने के लिए। और मजबूर तब कर पाएगी ये वाली फोर्स जब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से आपस में चिपके हुए हैं, उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे। जब भी आपको आज के बाद ऐसा महसूस हो अपने डेली लाइफ में कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया और वो अपनी जगह से नहीं हिला, इसका मतलब आपकी लगाई हुई फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज इनसफिशिएंट टू मूव द ऑब्जेक्ट। और वो इनसफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उससे ज्यादा फोर्स इन दोनों लेयर्स के बीच में लग रही है। आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई और ये नहीं चला, इसका मतलब ये फोर्स अभी भी 5 न्यूटन से ज्यादा है। आपने 6 न्यूटन लगाई, 8 न्यूटन लगाई, 10 न्यूटन लगाई, आप उतनी फोर्स लगाओ जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के बीच का जो एडहेशन है, एडहेशन मतलब जो इनकी चिपकन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उससे ज्यादा फोर्स लग जाए, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और ये जब मूव करने लगता है
तब आप ये फोर्स लगाते रहोगे, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स से ज्यादा तो ये मूव करता रहेगा। अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये फोर्स लगाना बंद करते ही वापस ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है ये एक्टिव होने लगेगी, और आप बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो, ये फोर्स उसको लगातार स्लो डाउन करती जाएगी, स्लो डाउन करती जाएगी, स्लो डाउन करती जाएगी और फाइनली रोक देगी। तो जब तक आप इसको चला नहीं पाए हो तो इन मॉलिक्यूल्स की लेयर के बीच में जो फोर्स लग रही है, जो इसे रोके रखना चाहती है, वो ही है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब आपने इसको मूव करा दिया और आपने अपनी फोर्स हटा ली, तो वो फोर्स जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लेयर के बीच में लग रही है, जो इसे रोकना चाहती है और फाइनली रोक देती है, वो फोर्स जो चलते समय लग रही है इसे रोकने के लिए, वही कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये है मेन थ्योरेटिकल कॉज कि फ्रिक्शन के पीछे का कारण क्या है। फ्रिक्शन के पीछे का कारण, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जो एडहेसिव फोर्स लगाते हैं, वो फ्रिक्शन का कारण है। लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से फ्रिक्शन का फॉर्मूला डेवलप नहीं किया गया है। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला डेवलप किया गया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट से अलग है। और ज्यादातर बुक्स में इसको एक आध पैराग्राफ में समझाकर बाद में इसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला डेवलप करने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इससे एंटायरली डिफरेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले, और वो कॉन्सेप्ट सच्चाई नहीं है, लेकिन उसे क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसको कंसीडर किए बिना फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं बन सकता था। लेकिन वो जो केस कंसीडर किया जाएगा वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी है ये। जब भी आपसे बोलेंगे फ्रिक्शन का रीजन क्या है, तो आप बोलोगे जो भी सरफेस किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट में है या स्लाइड कर रहा है या करना चाहता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के उसको वहीं पर रोके हुए हैं। और वो फोर्स कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी एडहेसिव फोर्स। ये ऐसे करके जो मैंने एरो बनाया है, ये इनके बीच में लगने वाली फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। रुका है तो उसे रोके रखना चाहती है, और चल भी रहा है तो ये फोर्स उसे रोकना चाहती है। और तब कामयाब होती है जब बाहर से लगने वाली फोर्स इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से कम हो जाए या ऑलरेडी कम लगे। ये फ्रिक्शन का थ्योरेटिकल असली कॉज है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनाने के लिए एक सिचुएशन को कंसीडर किया गया है, जो कि रियलिटी नहीं है। तो ले चलते हैं हम आपको उस टॉपिक पर भी जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनाने के काम आएगा। तो यहां आपको समझाते हैं कि क्या है वो कंसीडरेशन, जो कि असलियत नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनाने के लिए वो कंसीडरेशन किया गया। इस कंसीडरेशन के दो पार्ट्स हैं। मोटे तौर पे कहा जाए तो दो पार्ट्स हैं, और गहराई में जाएं तो असल में तीन पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट में आज आपको आज के लेक्चर खत्म होने तक समझाऊंगा। इस कंसीडरेशन में ये माना गया है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब खुद को एडजस्ट कर लेती है, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है खुद को। अब इस एडजस्टिंग फोर्स की कहानी क्या है और रियलिटी क्या है, मैं वो दोनों चीजें कंपेयर करके दिखाता हूं बच्चों को। यहां मैंने एक लाइव एग्जांपल लिया है, और ये वाला जो डायग्राम है ये समझ लीजिए कि एक लेबोरेटरी टाइप एग्जांपल है।
जो आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए स्पेशली कुछ इक्विपमेंट वगैरह लेते हैं, और ये आप अपना डेली लाइफ में। तो पहले इस डेली लाइफ के एग्जाम्पल को देखते हैं। डेली लाइफ का एग्जाम्पल क्या कहता है? ये एग्जाम्पल कहता है कि ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा भारी सा अलमीरा है, और इस अलमीरा को, इस कबर्ड को, ये अकेला इंसान एक फोर्स लगाकर पुश कर रहा है, और पुश करके वो इसे इस डायरेक्शन में चलाना चाहता है। ठीक है जी, किस डायरेक्शन में चलाना चाहता है दिख रहा है आपको? ये अब ये आपकी पुशिंग फोर्स है, जिसे अप्लाइड फोर्स कहा जाता है। और जिधर आप फोर्स लगाओगे, ये अलमीरा उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। फिलहाल नहीं जा पा रहा, लेकिन जाना चाहता है। अगर ये नहीं जा पा रहा है तो रीजन क्या है वो आपको मालूम है? रीजन मालूम क्या है? रीजन ये है कि ये जो अलमीरा के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये नीचे जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स का, अलमीरा के मॉलिक्यूल्स का ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट हुआ है, टच किया हुआ उन्होंने। तो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। तो जो आप ग्रीन कलर वाले मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, वो उस सरफेस या उस फ्लोर, उस फर्श के मॉलिक्यूल्स हैं जिस पर ये जो कबर्ड है, अलमीरा है, ये रखी हुई है। और रेड वाले मॉलिक्यूल्स अलमीरा के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, वो ये एडेसिव फोर्स से। और ये एडेसिव फोर्स अभी फिलहाल इतनी ज्यादा है, या यूं कहें, ये एडेसिव फोर्स इस पुशिंग फोर्स से ज्यादा है। और ये डिपेंड करता है इस अलमीरा के सरफेस और उसके हैवीनेस पर, और फ्लोर के भी सरफेस पर। तो फिलहाल ये फोर्स इतनी है कि जो ये इंसान इसको पुश करना चाहता है, वो फोर्स उतनी ज्यादा लगा नहीं पा रहा जो इस फोर्स के बंधन को तोड़ दे। इसीलिए ये फिलहाल मोशन नहीं कर पा रही है ये अलमीरा। यानी रियलिटी क्या है? जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर उतनी फोर्स नहीं लगाते जो फोर्स इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के एडेशन को ओवरकम कर दे, तब तक आप इसे चला नहीं सकते। लेकिन मैंने जैसा बताया, फॉर्मूला बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने आम इंसान को यह बताया कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जब आप किसी चीज को पुश करते हो, लेट अस सपोज आप लेफ्ट से राइट की तरफ पुश कर रहे हो, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन यानी वो फोर्स लगना शुरू हो जाती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रही है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर धक्का मार रहे हो राइट डायरेक्शन में, तो रोकने वाली फोर्स आपके ऑपोजिट ही लगेगी। और अगर ये इंसान यहां के बजाय यहां पहुंच जाए और अब ऐसे पुश करने लग जाए, और फिर भी ये अलमीरा जो है मूव नहीं करती, तो वो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अब फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, अब वो ऐसे लग रही है। मैं आपको यहां करके बता देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए है, ये एक सरफेस पर रखा है, इसका नाम है बी। जो थ्योरी कंसीडर कराई गई है, रियलिटी नहीं, फ्रिक्शन के फॉर्मूला बनाने के लिए बोलते हैं, अगर आपकी अप्लाइड फोर्स को मैं एफ बोल देता हूं, जो हम इसको चलाने के लिए लगाते हैं, वो अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। और अगर इसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स लगा दें ऐसे, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा।
तो पहला जो पोर्शन बताया जाता है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि फ्रिक्शन खुद ही एडजस्ट कर देता है अपने आप को। और कैसे करता है एडजस्ट, कि जिस डायरेक्शन में आप उसको चलाना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट लगना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी ये जो दो एरो आप देख रहे हो, ये दो एरो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हैं, जबकि ऐसा कोई फोर्स ना लेफ्ट ना राइट में एक्ट करता। फोर्स तो ऐसे एक्ट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन क्योंकि उससे फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था, और ये कोई किताब वाला लिखेगा नहीं, ये जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो ये कहता हूँ ये तुम्हारे और हमारे बीच की बात है, रियलिटी है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी बुक राइटर इस चीज को कंसीडर किए बिना फॉर्मूला बनाने के लिए ये कंसीडर करवाते हैं बच्चों को कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट साइड में धक्का मारा तो उसे रोकने वाली फोर्स ऑटोमेटिकली आपके ऑपोजिट यानी लेफ्ट साइड में लगने लग जाएगी। आप सोचोगे अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रही है, चलो मैं इधर से इधर जाके उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन में ही धक्का मार देता हूँ, पुश करता हूँ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये ना लग के ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन मैंने बता दिया बच्चों को, जिन्होंने कॉज ऑफ फ्रिक्शन ढंग से पढ़ा है वो जानते हैं ना इधर ना इधर कोई फोर्स नहीं लग रही। फिर भी ऐसा क्यों कंसीडर करा गया और उससे फॉर्मूला बन भी गया? क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप जिस डायरेक्शन में चलाना चाहते हो उसे रोकने वाली फोर्स कॉमन सेंस के हिसाब से तो किधर लगनी चाहिए, जिधर चलने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस लाइन में और भी एक्सप्लेनेशंस हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के बारे में, लेकिन पहला एक्सप्लेनेशन आज आप याद रख लो जो कि रियलिटी से अलग है। बार बार बता रहा हूं मैं अपनी तसल्ली के लिए, जिससे बच्चों को अगली क्लास में दिक्कत ना हो। अगली क्लास मतलब 12th क्लास नहीं, आज जो लेक्चर चल रहा है उसके अगले लेक्चर में, कि रियलिटी में फ्रिक्शन का रीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली इस डायरेक्शन में या इस हिसाब से लगने वाली फोर्स है। और आप तब तक इसे नहीं हिला सकते किधर भी, ना लेफ्ट ना राइट। इधर भी लगाओगे अप्लाइड फोर्स या इधर लगाओ, फ्रिक्शन को इससे मतलब नहीं है, वो तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग की वजह से ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। जब तक आप इस बॉन्डिंग को तोड़ोगे नहीं तब तक ये चलेगा नहीं किधर भी। लेकिन कंसीडरेशन क्या है, ये मानना पड़ेगा आपको अगर फॉर्मूले में जाना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कि आप जिस डायरेक्शन में भी धक्का दे रहे हो फ्रिक्शन हमेशा आपके ऑपोजिट एक्ट करता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रख के इधर अप्लाई अगर फोर्स करते हो तो फ्रिक्शन उल्टी दिशा में, अगर आप इधर अप्लाई फोर्स करते हो तो फ्रिक्शन उल्टी दिशा में। और ऐसा क्यों माना गया उसका भी रीजन मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि फ्रिक्शन रोकने वाली फोर्स है तो उसका डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होना चाहिए। तो आप जिधर भी मोशन कराना चाहते हो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट माना जाता है। यानी फ्रिक्शन ने अपने डायरेक्शन को सेल्फ एडजस्ट कर लिया है, ऐसा कंसीडर किया जा रहा है। और कंसीडरेशन वाले पर ही हमारा बाकी का चैप्टर चलेगा। अब आप बार बार इस थ्योरी को कहीं पर भी यूज नहीं करोगे कि फ्रिक्शन का कारण तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडहेसिव फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। अब आज के बाद आपको पहली चीज क्या याद रखनी है अगला लेक्चर सुनने से पहले, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर, अभी हम रुके हुए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर जो किसी सरफेस पर रेस्ट में हो फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लगेगा। और वो दोनों सरफेस जहां कांटेक्ट में है वहां बनाना, हमेशा ऐसे नहीं बना देना ऐसे कि मैंने फोर्स इधर लगाई तो फ्रिक्शन उल्टी दिशा में लग रहा है। वो हमेशा किधर बनाना है, जैसे यहां पर बना हुआ है। तो हम अगर इसकी रियल सिचुएशन में आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंसान इस अलमारी को पुश कर रहा है राइट साइड में, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली लग गया लेफ्ट साइड में। और आपको बता ही दिया, अगर ये इंसान बोले अच्छा इधर धक्का लग के फ्रिक्शन मुझे रोक रहा है, चलो मैं इधर से धक्का मारता हूं, तो जब वो इधर से धक्का मारेगा लेफ्ट साइड में तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली राइट साइड में लगता हुआ
माना जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को तो बॉडी के मोशन को अपोज करना है, और जो फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करती है वो मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हुई मानी जानी चाहिए। तो ये फर्स्ट पोर्शन है जिससे जो एक्सप्लेन करता है फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और यहां सिर्फ फ्रिक्शन ने अपना क्या एडजस्ट कर लिया है, डायरेक्शन। ठीक है जी। अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में आपको इस फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में बताया जाएगा। यानी फ्रिक्शन जैसे कि अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता है, जिधर आप फोर्स लगाओ उससे हमेशा उल्टी डायरेक्शन में कंसीडर किया जा सकता है, ऐसे ही फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को भी एडजस्ट कर लेता है। वो वैल्यू का एडजस्टमेंट एक पूरी कहानी है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सुनाई जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, जिसमें फ्रिक्शन के बारे में आपको सारी स्टोरी वाली जानकारी दे दी गई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फ्रिक्शन के सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए जाएंगे। वो फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे जिसका एक पोर्शन आपको आज बता दिया, जिसमें फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में बता दिया। वैल्यू कैसे एडजस्ट करता है वो नेक्स्ट में। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।